साथियों नमस्कार। सीडीपी के 30 क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं जो आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। और परेशान क्या होना है यार, यूपी टेट या सी टेट, सुपर टेट में कहीं से भी पूछ दे, कोई भी क्वेश्चन पूछ दे। जितने भी क्वेश्चन आपको हम इसमें करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, इसमें या जितने भी हम सीरीज चला रहे हैं इसकी, तो उनमें इतने क्वेश्चन हम करवा देंगे कि बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं सब सीरीज के अंदर से ही आएगा। तो आप परेशान मत होइए, जितनी भी सीरीज़ें हैं सबको बढ़िया से देखते रहिए। आप दिमाग में इनको अच्छे से बैठा लीजिए सबके। एक भी क्वेश्चन इनसे मैं दावा करता हूँ कि बाहर नहीं जाने वाला है कोई भी। चलिए शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। कि एक परिस्थिति में जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उसको अगर किसी दूसरी सिचुएशन में आप उसका उपयोग करते हैं तो क्या कहलाएगा? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार और सीखने में रुचि। चलिए इसका जो आपका आंसर सही होगा कौन सा होगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने में स्थानांतरण कहलाएगा। कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान है और उसको अगर आप कहीं पे दूसरी जगह पे उपयोग कर रहे हैं उसका, तो सीखने में स्थानांतरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा आपका सीखना, अधिगम। अनुभव के द्वारा जब आपके व्यवहार में कोई चेंजेस आते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? अधिगम, यानी सीखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र। वो कहलाएगा आपका स्तंभाकृति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, वो स्तंभाकृति कहलाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। किस प्रकार के बच्चों में बताना है कि किस प्रकार के बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है सेकंड ऑप्शन, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन देखिए, मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या सीसीई। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है फर्स्ट ऑप्शन, मानक। मानक जो है मूल्यांकन का ये प्रकार नहीं है, बाकी तीनों हैं, निर्माणात्मक, योगात्मक और सीसीई। ये तीनों जो है मूल्यांकन के प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। बताना है क्या होता है? निष्पादन परिहार अभिविन्यास या कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वो है ऑप्शन नंबर 4, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसके द्वारा समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाने में मदद नहीं मिलती है? और छोटा कर देते हैं ताकि सारा कुछ आ जाए इसमें। चलिए, इनमें से किसके द्वारा समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाने में मदद नहीं मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है
जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। सेकंड है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने में। थर्ड है मुक्त खेल के लिए समय देने में। और फोर्थ है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर देने में। चलिए, इसका जो आपका आंसर सही होता है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि क्या है, समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाने में मदद नहीं मिलती है। किससे? कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? गतिक कौशलों में बताना है कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिसलेक्सिया। गामक कौशलों में पूछा है। गामक कौशलों में, चलिए जो आपका इसमें आंसर सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, डिस्प्रेक्सिया। जो गामक कौशलों में जो निर्योग्यता होती है उसको कहा जाता है डिस्प्रेक्सिया। और जो पहला है डिस्फेजिया वो होता है भाषा संबंधी विकार होता है। और जो डिसकैल्कुलिया है ये गणना संबंधी होता है। डिसलेक्सिया है पठन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, या जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। चलिए बताइए इस पे। इस पे क्या सही होता है? अधिगम निर्योग्यता क्या है? यह एक चर अवस्था है। इस पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट होता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। अधिगम निर्योग्यता क्या है? यह एक चर अवस्था है। इसको याद रखिए और ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन में। ये आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में लगभग ज़्यादातर उसमें पूछा ही जाता है। तो अधिगम निर्योग्यता क्या है इसको याद रखिएगा, एक चर अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? बताना है कि इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो ये बताना है कि कौन सा जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण नहीं है। चलिए बताइए, परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। चलिए कौन सा नहीं है इसमें? परिणामों की आशा करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही नहीं है। समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण ये नहीं है, परिणामों की आशा करना। बाकी तीनों जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या की पहचान करना, सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, फिर समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे और उसके बाद जो है उसकी जो संभावित युक्तियाँ हैं कि कैसे उस समस्या को समाधान किया जा सकता है समस्या का, उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या है? नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, या खोज को प्रोत्साहन देता है। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए बढ़िया से कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या है? इसमें जाएगा आपका कि जो खोज को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर जो है 4 करेक्ट है, खोज को प्रोत्साहन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है
कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, या शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, या क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, या हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। चलिए, इस पे जो आपका सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। जो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है ये कहता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से कारक हैं ये बताना है आपको। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, या ये सभी। चलिए, ये इसमें जो भी है आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये सभी अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता, ये तीनों जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। फर्स्ट है बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, या उपरोक्त सभी। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, या क्षीण बुद्धि। 90 से 100 जो टर्मन की बुद्धिलब्धि सारणी है उसके अनुसार पूछ रहा है, तो 90 से 100 जिसका बुद्धिलब्धि होगी जिस बालक का, उसको क्या माना जाएगा। तो उसको माना जाएगा सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, सामान्य बुद्धि माना जाएगा 90 से 100 वालों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रकृति का, या अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका का, मूल्यों का विकास का, या किशोरों का मनोविज्ञान। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 4, किशोरों का मनोविज्ञान। हाल का जो सिद्धांत है वो किशोरों का मनोविज्ञान के संदर्भ में उसकी व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, या मोर्चाबंदी, या निर्धारण। चलिए, इस पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतर्दृष्टि, इंसाइट। ये जो है समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। शेष तीनों जो है वो समस्या समाधान को बाधित करते हैं। मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी और निर्धारण, ये तीनों जो है समस्या समाधान में बाधा के रूप में होते हैं। अंतर्दृष्टि जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो है समस्या समाधान में बाधक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को
पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। वह बच्चों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्धि है। बुद्धि क्या है बताना है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता या एक विशिष्ट योग्यता। बुद्धि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि यह सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कैसा काल है। ये बताना है आपको कि भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वो कैसा काल है। कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरपेक्ष। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है कैसा काल है, वो है आपका अति संवेदनशील। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, अति संवेदनशील है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। अल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है बताना है। चलिए चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं इसमें, ये लीजिए चारों ऑप्शन आ गए। चलिए बताइए इस पर। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेकंड है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। थर्ड है अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। और फोर्थ है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। चलिए इस पे जो आपका सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। अल्बर्ट बैंडूरा के जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कि बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल हैं। निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कड़ा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण या अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। चलिए बताइए इस पे। चलिए इस पे जो आपका सही होता है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि होती है। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है। पिछड़े बालकों की जो बुद्धिलब्धि होती है वो होती है सामान्य से नीचे होते हैं, सामान्य की होती है 90 से 100। तो पिछड़े बालकों की जो बुद्धिलब्धि होगी वो होगी 85 से कम। ऑप्शन नंबर इसमें जो है सेकंड सही है, वो 85 से कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ये जो है अनुसंधान आधारित धारणा है या लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है या सत्य धारणा है या इनमें से तीनों सही हैं, उपरोक्त सभी सही। चलिए इस पे जो आपका सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। यह एक लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है और इस पे जो है ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं या लड़कियां ही केवल नृत्य में तेज होती हैं, लड़के नृत्य में पीछे होते हैं, या गायन केवल लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के उसमें कमज़ोर होते हैं। तो
पूर्वाग्रह आपको बनाना ही नहीं है बिल्कुल। लड़के लड़कियां सब समान एक उसमें लेके चलना है उनको। तो ये जो है आपका जो दिया गया है, ऊपर कथन दिया गया है कि प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये कथन जो है लैंगिक पूर्वाग्रह बेस्ड है, तो इसलिए एकदम गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी। एग्ज़ाम में आपको दोनों को सेम लेके चलना है, किसी को ना तो नीचे करना है ना ऊपर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कौन सी? मूल्यों के महत्व को बताना। सेकंड है मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना। थर्ड है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। क्या है? प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या होनी चाहिए कि अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, यानी कि अध्यापक के व्यवहार में वो मूल्य दिखाई देना चाहिए, तब तो जो है बच्चे उसको ग्रहण करेंगे। उसको देख के भाई उनको आप पढ़ा नहीं सकते। आप अच्छे बनो, बच्चों से आप करें कि बच्चे आप ऐसे करो, ये नहीं करो, ऐसे करो, तो इससे कुछ नहीं होता है। जबकि आप वो ऐसे करते हैं तब बच्चे आपको देख कर उसका अनुकरण करते हैं। तो जो उसकी सर्वोत्तम विधि है यही होना चाहिए कि अध्यापक के व्यवहार में खुद उस चीज़ को होना चाहिए, अध्यापक खुद उसका अनुकरण करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है मूल्यों के वर्गीकरण में, ये बताना है। आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, या नैतिक मूल्य, या सांस्कृतिक मूल्य। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ये मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। जो मूल्यों को वर्गीकरण किया गया बताया गया है उसमें येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य ये नहीं है। बाकी तीनों हैं, आध्यात्मिक मूल्य भी हैं, नैतिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तृतीय स्तर, स्तर तृतीय, या स्तर फोर्थ, या स्तर फर्स्ट, या स्तर सेकंड। इसमें बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें किस चरण में जो है नैतिकता की अनुपस्थिति को बताया है इन्होंने, कि उसमें नैतिकता होती ही नहीं बच्चे में। किस में होता है? प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, या चतुर्थ चरण में। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, ये होता है स्तर फर्स्ट, यानी कि प्रथम चरण में जो है बच्चे के अंदर नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। सेकंड है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। थर्ड है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। और फोर्थ है सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। कौन सा इसमें सही है देखिए। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है वाचिक अधिगम का, या प्रेक्षण अधिगम का, या कौशल अधिगम का, या अधिगम अंतरण का। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रेक्षण अधिगम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ये है आपका, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं
उनके निदान के बाद चाहिए डैश 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 करके चाहिए, तो बीच में बताना कि क्या आएगा कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश 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 चाहिए सघन अभ्यास कार्य होना या समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना या विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। कौन सा आएगा इसमें बताइए। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, समुचित उपचारात्मक कार्य होना। वही विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद, निदान उनका पहले आप जानकारी करेंगे कि क्या क्या बच्चा अभी सीख नहीं पाया है, क्या सीखना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए कि उसके जो उपचार यानी कि उसके बारे में समुचित जो है उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि उसको टीचिंग कराना चाहिए बच्चे को, उसके बारे में उसकी परेशानियां समझना चाहिए और उसका उपचार निदान करना चाहिए क्या है कि क्यों छूट गया है। तो अगर जिस वजह से भी छूट गया है तो उसको आप बताइए, पहले उसकी जानकारी करिए कि क्या परेशानी रही है, क्या कमियां नहीं है जिसकी वजह से बच्चा नहीं सीख पाया है चीज़ों को, और फिर उसके बाद उसको फिर से लर्न कराइए। चलिए, आज के 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।